हेलो एवरीवन। आप सभी का गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चकपांच वेलम श्रीविजय नगर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आपका इस कॉलेज के अंदर भी मोस्ट वेलकम है सभी का। आपने गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है इसके अंदर एडमिशन लिया बीएड प्रथम वर्ष के अंदर। तो मैं कॉलेज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपका वेलकम है इस कॉलेज के अंदर। तो आपको पता है कि ऑफलाइन कक्षाएं जो है वो भी संचालित नहीं हो रही है कॉलेज के अंदर। कोरोना के कारण जो है इसको बंद किया हुआ है। ऑफलाइन कक्षाएं जो है न लगने के कारण ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं वो संचालित की जा रही है। तो सरकार ने जो है ऑनलाइन कक्षाओं की गाइडलाइन दी हुई है अपने को। तो आपकी जो है बीएड प्रथम वर्ष की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बीएड प्रथम वर्ष के अंदर, और उनका जो है कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पेपर हैं, कैसे करके डिवाइडेशन है, ये आपको प्रभजीत सर ने जो है अपने वीडियो के अंदर बता दिया है। आपने वो वीडियो देख ली होगी सभी ने प्रभजीत सर के। तो अब आपको मैं वो सारी चीज़ें दोबारा से नहीं बता रहा हूँ। अगर किसी को देखना हो, पता करना हो, तो प्रभजीत सर ने वीडियो अपलोड की है यूट्यूब में। आप उसमें से देख सकते हो कि आपके बीएड प्रथम वर्ष के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं, कितना टोटल कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट है, कितने का इंटरनल है, कितने का प्रैक्टिकल है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस वीडियो के अंदर अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। तो अब बीएड प्रथम वर्ष के अंदर मैं आपको जो है इसका थर्ड पेपर है बीएड प्रथम वर्ष का। इसका नाम है अधिगम और शिक्षण। तो ये सब्जेक्ट बीएड प्रथम वर्ष का है, विषय अधिगम और शिक्षण जो है इसका अध्ययन करवाऊंगा। इसको लर्निंग और टीचिंग कहते हैं इंग्लिश के अंदर, लर्निंग और टीचिंग, और हिंदी में अधिगम और शिक्षण कहते हैं। ये बीएड प्रथम वर्ष का थर्ड पेपर है कंपलसरी सब्जेक्ट का। तो दो प्रकार के सब्जेक्ट बीएड प्रथम वर्ष में आपके लिए, एक तो कंपलसरी सब्जेक्ट रहते हैं जो सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं, और एक उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसको अपना टीचिंग सब्जेक्ट भी कह देते हैं। वो बच्चे अपनी फैकल्टी के अनुसार जो चूज करते हैं। साइंस वालों के लिए अलग होता है, आर्ट्स वालों के लिए अलग होता है, उसके अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट है, कॉमर्स वालों के लिए अलग है। तो आर्ट्स में भी कई प्रकार के टीचिंग सब्जेक्ट बनते हैं जो आपके बीए के अंदर सब्जेक्ट है, उनके बेस पे आप टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हो। और साइंस वालों के लिए भी जो मेडिकल के हैं या नॉन मेडिकल के हैं, तो वो अपनी फैकल्टी के अनुसार जो है सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट चूज करते हैं। एक फर्स्ट ईयर के अंदर लेना है, एक आपको सेकेंड ईयर के अंदर लेना होता है। और कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जो सभी को प्रथम वर्ष के अंदर अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं। तो ये जो लर्निंग और टीचिंग सब्जेक्ट आपको बता रहा हूँ, लर्निंग और शिक्षण, ये बीएड प्रथम वर्ष का कंपलसरी पेपर है, मतलब सभी के लिए होता है। ये सभी प्रथम वर्ष के बच्चों को पढ़ना अनिवार्य है, और थर्ड पेपर है ये आपका। तो इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ये इस पेपर के अंदर आपको सभी पेपर में 5-5 यूनिट है। वैसे तो जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट है सभी में 5 यूनिट है, और पाँचों यूनिट के अंदर जो है क्वेश्चन यूनिट का जो मार्क्स है, अंक बार जो निर्धारित किया उसके हिसाब से उसमें से क्वेश्चन आते हैं। सभी यूनिट के अंक जो है वो निर्धारित है। आपका जो है 80 नंबर का पेपर होगा इस सब्जेक्ट का। कंपलसरी सब्जेक्ट का कोई भी 80 नंबर का पेपर होगा एक्सटर्नल, और 20 नंबर के इस पे इंटरनल मार्क्स जो है वो कॉलेज की तरफ से जाएंगे आपके। तो 80 नंबर का जो पेपर है आपका, उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। 5 यूनिट जो है वो इसके अंदर डिवाइड है बुक में, और पाँचों यूनिट के अंक बार जो समान है। 80 नंबर का जो पेपर है, कहने का मतलब 80 जो अंक है वो 5 भागों में डिवाइड है 5 यूनिट्स के अंदर। तो वो पाँचों यूनिट्स अपने जो है एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो यूनिट्स जो है उनके अंदर क्या क्या अपने को पढ़ना है प्रथम वर्ष के अंदर इस थर्ड पेपर के अंदर, वो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो फिर अपने एक एक यूनिट करके इसका अध्ययन जो है शुरू करेंगे। तो इसमें ये आपका फर्स्ट यूनिट जो है इस पेपर के अंदर, इसके अंदर अपने को पढ़ेंगे अधिगम की अवधारणा। लर्निंग करते हैं अधिगम को,
अधिगम की अवधारणा, फिर अपने इसमें पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, अधिगम की अवधारणा में फिर पढ़ लेंगे अधिगम का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या होती है और इसके जो है नियम वगैरह, ठीक है। कौशल, कौशल क्या क्या होंगे इसमें, स्किल्स, फिर स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण कैसे होता है टीचर से बच्चों में या बच्चों से दूसरे बच्चों में, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, ये भी अपने डिस्कस करेंगे। ये प्रथम यूनिट के अंदर अपने मैटर पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी यूनिट जो अपनी आएगी इसकी लर्निंग टीचिंग की, इसमें शिक्षण की उदाहरणा, शिक्षण मतलब टीचिंग जो होती है, शिक्षण कार्य जो करवाया जाता है उसकी उदाहरणा पढ़ेंगे। फिर उसके चर पढ़ेंगे, वेरिएबल्स होते हैं टीचिंग के, जो वेरिएबल्स है शिक्षण के चर, उनके बारे में। फिर शिक्षण और अधिगम में संबंध क्या है, आपस में क्या रिलेशन जरूर होगा, इसके बारे में अपने यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर अपने थर्ड यूनिट जो है, थर्ड यूनिट के अंदर अपने प्रेरणा पढ़ेंगे, मोटिवेशन जिसको कहते हैं कि बच्चे जो है किस प्रकार से मोटिवेट हो सकते हैं, उनको कैसे कैसे मोटिवेट किया जाना चाहिए, ठीक है। अभी प्रेरणा की उदाहरण देगी, फिर अब प्रेरणा का महत्व, क्या क्या फायदे हैं अभी प्रेरणा से, क्या क्या फायदा होता है टीचर को बच्चों को। फिर इसके सिद्धांत, अभी प्रेरणा के सिद्धांत क्या क्या है, थ्योरीज पढ़ेंगे अपने इसकी। फिर प्रेरित तकनीकें, मतलब किस किस प्रकार से बच्चों को अपने मोटिवेट कर सकते हैं, अभी प्रेरणा कैसे कैसे बच्चों को दी जा सकती है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे अपने। फिर अपने पास फोर्थ यूनिट के अंदर आ जाता है विकास, और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास जो है, डेवलपमेंट जिसको अपने कह सकते हैं, एक होता है वृद्धि, एक होता है विकास। तो ग्रोथ जो है वो थोड़ी अलग चीज है, अपने डेवलपमेंट मतलब विकास, विकास किसका विकास, बच्चे का विकास, ठीक है। उसमें भी अपने इसमें विकास में भी डिवाइड करके पढ़ेंगे कि जो है शैशवावस्था में बालक का विकास कैसे कैसे होता है, बाल्यावस्था में बालक का विकास कैसे कैसे होता है, किशोरावस्था में बालक का विकास कैसे होता है। तो ये अपने इसके अंदर विकास के अंदर पढ़ेंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, विकास को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है। फिर इसके विकास के सिद्धांत, थ्योरीज पढ़ेंगे अपने। फिर फिफ्थ यूनिट है जो अपनी, इसमें अधिगमकर्ता, अधिगम के आयाम, अधिगमकर्ता मतलब जो अधिगम कर रहा है, ठीक है, शिक्षक के द्वारा अधिगम कराया जा रहा है जो, जिसको अधिगम करता। अधिगम के आयाम, इसके क्या क्या घटक है, अधिगम के आयाम कौन कौन से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अध्यापक में अधिगम करता में संबंध, मतलब शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, मेन बात ये है कि शिक्षक शिक्षण करवाएगा और बच्चे शिक्षण करेंगे। तो अधिगमकर्ता बच्चा होता है और अध्यापक जो है कुछ बच्चे को पढ़ाता है। तो अधिगमकर्ता मतलब बच्चे में और अध्यापक में क्या रिलेशनशिप होती है, क्या संबंध होते हैं, कैसे संबंध होने चाहिए, इनको कैसे अच्छे से रखा जा सकता है, ये चीजें अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये आपका जो है सिलेबस है, 5 यूनिट्स में इस पेपर के अंदर लर्निंग और टीचिंग के अंदर। तो इन 5 यूनिट्स को अपने जो है एक एक करके पढ़ना है, इसका अध्ययन करना है। तो ये 5 यूनिट्स का जो कुल अंक बार 80 नंबर है, मतलब इनमें से कुल 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो है वो आएगा, जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा उसके अंदर। तो आपने इसका जो है स्क्रीनशॉट भी लेना तो आप ले सकते हैं। ये आपका टोटल 5 यूनिट का जो है सिलेबस है। इसके बाद फिर अपने अब टॉपिक अपना शुरू करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो आप। इसमें अपने फिर अब इसका अपना प्रकरण है जो आज अपने रखा है अधिगम। वैसे तो इस बुक का नाम ही अधिगम है, तो अपने इसके अंदर अधिगम के अंदर आप सिर्फ इसके अर्थ, इसका परिभाषा, इसके बारे में देखेंगे। तो बाकी फिर कल से अपने इसका मॉड्यूल के अंदर जो है शुरू करेंगे। बाकी इसका एक एक करके मैटर जो है सब यूनिट का। तो आज अपने अधिगम शुरू करते हैं। उसके अंदर अधिगम कहते किसको है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में अपने जो है डिस्कस करेंगे। तो अब अपने इसमें पहले देखते हैं अधिगम जो है, अधिगम का अर्थ है ना और परिभाषा। तो अपने पहले देखेंगे अधिगम का अर्थ, ठीक है। फिर अपने देखते हैं अधिगम
तो ये दो चीजें अपने देखते हैं। अधिगम को इंग्लिश के अंदर कहते हैं लर्निंग। लर्निंग का मतलब आपने सुना होगा लर्निंग के बारे में। लर्निंग का मतलब है कोई चीज़ को सीखना, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा भी जब अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो पहले ड्राइविंग लाइसेंस जो है लर्निंग दिया जाता है। कहते हैं कि लर्निंग का लाइसेंस मिला है, तो वो इसका मतलब ये होता है कि वो बंदा जो है उसको सीखने के लिए गाड़ी लाइसेंस दिया गया है, वो बंदा मतलब गाड़ी सीख सकता है अब, ठीक है। लर्निंग लाइसेंस के अंदर गाड़ी सीखी जा सकती है। उसके साथ एक आदमी होता है जो गाड़ी अच्छे से चला सकता है और उसके साथ बैठ करके वो बंदा गाड़ी सीख सकता है, मतलब लर्निंग के अंदर है, सीख रहा है, ठीक है। तो वो लर्निंग लाइसेंस है। ऐसे अपने इसमें बात करें तो जब भी बच्चा कोई नई चीज़ सीखता है या शिक्षक के द्वारा बच्चे को कुछ सिखाया जाता है तो वो लर्निंग है, ठीक है। अब इसमें एक शर्त जुड़ जाती है, वो शर्त ये है कि जब भी बच्चे को कुछ सिखाया जाएगा टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, और बच्चा उस चीज़ को सीख लेगा और सीखने के बाद बच्चे के व्यवहार के अंदर परिवर्तन आ जाएगा, उसका बिहेवियर जो है चेंज हो जाएगा, तो उसको अपने कहते हैं अधिगम या लर्निंग, ठीक है। तो मतलब जब भी अपने कोई भी चीज़ नई सीखते हैं तो अगर वो नई चीज़ सीखने के बाद, नई बात को सीखने के बाद अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन आता है तो उसे फिर अपने मनोविज्ञान के अंदर अधिगम कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्ट है ये साइकोलॉजी के अंदर ही आता है। मनोवैज्ञानिक जो है ये सब्जेक्ट है एक प्रकार का, तो साइकोलॉजी से संबंधित फैक्ट अपने इसके अंदर पढ़ेंगे सारे, मनोविज्ञान से जुड़े हुए फैक्ट है ये। और आपका जो कंपटीशन एग्जाम देते हो आप, जैसे रीड का एग्जाम है, मैं थर्ड ग्रेड का होगा आगे, कि आपने सेकंड ग्रेड लगा लो, फर्स्ट ग्रेड लगा लो, थर्ड ग्रेड लगा लो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम है जिसके अंदर साइको आती है, मनोविज्ञान आती है, तो वो साइको या मनोविज्ञान के टॉपिक इस सब्जेक्ट के अंदर अपने हैं, ठीक है। तो ये जो अधिगम है या लर्निंग है, ये कंप्लीट पहली यूनिट आपके रीड का जो एग्जाम हो रहा है थर्ड ग्रेड का, उसके अंदर भी है, ठीक है। इसके अलावा अन्य एग्जाम जो कई होते हैं उनके अंदर भी मतलब इस बुक के अंदर से जो है क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से साथ साथ तैयार करना है ताकि आपको जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो लर्निंग या अधिगम का अर्थ हुआ कि अपने बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहे हैं या बच्चा शिक्षक के द्वारा कोई चीज़ सीख रहा है और सीखने से उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो अपने कह सकते हैं भी अधिगम हुआ है। अगर बच्चे ने कोई चीज़ सीखी है, ठीक है, लेकिन उसके व्यवहार के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब अपने उसको अधिगम नहीं कह सकते। फिर अधिगम के लिए ये शर्त अनिवार्य है कि व्यवहार के अंदर परिवर्तन होना आवश्यक है। और अधिगम जो है इसमें कोई भी बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है वो स्वयं भी कुछ सीख सकता है या उसको सिखाया भी जा सकता है। मतलब अधिगम की क्रिया स्वयं भी हो सकती है या किसी के द्वारा करवाई भी जा सकती है, ठीक है। जैसे अपने किसी को देख करके कोई नई बात सीखते हैं या कोई नई चीज़ सीखते हैं तो अपने व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो वो भी अधिगम है। मतलब अधिगम जरूरी नहीं है कि शिक्षक बच्चे को ही करवाए, शिक्षक बच्चे को कुछ सिखाए और बच्चा सीखे तो वही अधिगम है। नहीं, अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया अपने कह सकते हैं कि जीवन पर्यंत अपने कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन भी आता है, तो वो सारी क्रियाएं अधिगम ही होती हैं। तो अधिगम में जीवन पर्यंत चलता है और कहीं पर भी हो सकता है। यह नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम होता है जी, शिक्षा के अलावा अन्य जो क्षेत्र है वो अधिगम नहीं होता। मान लो कोई आदमी जो है खेत में काम करता है और उसके साथ मान लो 2 आदमी काम करते हैं खेत में, एक ही काम को 2 आदमी कर रहे हैं, एक जैसे काम कर रहे हैं, एक अच्छे से कर रहा है, एक्सपर्ट है काम करने में, दूसरा जो है अभी ये सीख रहा है काम को, एक्सपर्ट नहीं है, तो वो उस दूसरे व्यक्ति को देख देख करके उस काम को अच्छे से करना भी सीख सकता है। तो ये भी अधिगम है, मतलब वहाँ पे लर्निंग हो रही है, वो सीख रहे हैं आदमी। तो बच्चे जो है जब बाल्यावस्था के अंदर होते हैं तब से जो है, वैसे तो शैशवावस्था जो है बच्चे की, शैशवावस्था से बच्चा सीखता है,
दूसरों को देख करके। तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बच्चा जो है दूसरों को देख करके ज़्यादा सीखता है। किशोरावस्था के अंदर बच्चा फिर स्वयं जो है कार्य करता है या दूसरों के साथ जो है उनका सहयोग करता है, तो तब भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये अधिगम होता है। इसका अर्थ आपको मैंने बता दिया भी। अगर कोई नई आदत या कोई नया विचार या कोई नई बात जो है जब बच्चा सीखता है तो और उसके व्यवहार में परिवर्तन भी आ जाता है उसको सीखने से, तो उसको अपने अधिगम कह सकते हैं। ये अधिगम का अर्थ है। अब अधिगम जो है इसके अर्थ के साथ अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अधिगम सार्वभौमिक होता है। एक तो ये बात, सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब अधिगम सब जगह होता है, सब जगह मतलब अपने कहीं भी कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ अधिगम हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि कक्षा कक्ष के अंदर ही अधिगम होगा, या अपने जो है कहीं अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षण कर रहे हैं तभी अधिगम होगा। तो अपने बस में सफ़र कर रहे हैं मान लो, वहाँ भी अधिगम हो सकता है। ठीक है, अपने खेत में काम कर रहे हैं वहाँ भी अधिगम हो सकता है। ठीक है, अपने कोई शादी समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं, शादी देख रहे हैं, वहाँ भी कोई अपने को नई चीज़ देखने को मिल सकती है, जैसे अपने कुछ सीख सकते हैं, तो वहाँ भी अधिगम हो सकता है। तो अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, नंबर 1 बात। नंबर 2 सार्वभौमिक प्रक्रिया है, मतलब हर जगह अधिगम हो सकता है, सार्वभौमिक है। तो ये अधिगम का अर्थ है। अब अर्थ के अंदर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, अधिगम से जुड़ी हुई बात कि अपने जब किसी नई चीज़ को देखते हैं या अपने कोई नई आवाज़ सुनते हैं, ठीक है, या अपन मान लो कि कोई भी अपने को संवेदना प्राप्त होती है। ठीक है, अपने शरीर के अंदर 5 संवेदी अंग होते हैं। भगवान ने सेंसरी ऑर्गन दिए अपने को 5 सेंसरी ऑर्गन अपने शरीर में। आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है। ये 5 सेंसरी ऑर्गन है जिनको अपने ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं, संवेदी अंग भी कहते हैं। तो ये 5 जो सेंसरी ऑर्गन है, इन 5 सेंसरी ऑर्गन के द्वारा अपने संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। ठीक है, संवेदनाएं जो है इनके द्वारा ग्रहण की जाती है। मतलब कोई संवेदना किसी अंग के द्वारा, कोई दूसरी संवेदना दूसरे अंग के द्वारा। अगर मान लो किसी वस्तु को देख करके संवेदना ले रहे हैं तो आंखों के द्वारा प्राप्त करेंगे, है ना। कोई आवाज है तो उसकी संवेदना कानों से मिलेगी। स्पर्श करने वाली चीज़ है, गर्म है ठंडी है तो त्वचा। तो मतलब 5 सेंसरी ऑर्गन जो है वो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, और इन संवेदनाओं को ग्रहण करने के बाद ही अपने जो है कुछ नया सीखते हैं या अपने व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो जो संवेदी अंग है या संवेदनाएं हैं जिनके द्वारा ग्रहण की जाती है, संवेदी अंगों के द्वारा जो संवेदनाएं, उनको अपने जो है उद्दीपन भी कह सकते हैं। तो संवेदना या उद्दीपन, ठीक है, तो उद्दीपन या संवेदना ग्रहण की जाएगी संवेदी अंगों के द्वारा। तो उसकी सूचना फिर जाती है मस्तिष्क में। मस्तिष्क उसका करता है विश्लेषण कि यह कौन सी संवेदना है। जैसे मान लो कि अपने को कोई आवाज़ सुनाई दे रही है बहुत तेज, अपने कानों के अंदर कोई बहुत तेज आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ जो है अपने लिए एक संवेदना है, एक उद्दीपन है। ये अपने कानों के अंदर जाएगी, कानों से होती हुई फिर इसकी जो सूचना है वो मस्तिष्क तक जाएगी। मस्तिष्क जो है इसका विश्लेषण करेगा, विश्लेषण करके मस्तिष्क अपने को बताएगा कि ये आवाज़ किसकी है। ठीक है, कानों का काम है सिर्फ आवाज़ को सुनना, आवाज़ किस चीज़ की है, ठीक है, इस बात का जो है निर्णय वो मस्तिष्क करता है, अपना दिमाग करता है। ठीक है, अब आवाज़ का पता चल गया तो फिर अपने उस आवाज़ को जब बार बार सुनेंगे एक ही आवाज़ को, तो अपने जो है ये पहचान करने लग जाएंगे कि ये आवाज़ किसकी है। ठीक है, तो ऐसे ही अपने कोई भी जो है घटना जब पहली बार देखते हैं तो अपनी आंखों में जो है उनके द्वारा उस घटना को देखा जाता है, फिर मस्तिष्क में विश्लेषण होता है उस बात का और निर्णय लिया जाता है कि अपने इस घटना के प्रति क्या रिएक्शन देना है, क्या अनुक्रिया करनी है। तो मस्तिष्क विश्लेषण करता है, पहले अपनी घटना को देखते हैं तो घटना अपने लिए उद्दीपन है, सेंसरी ऑर्गन आँख उसमें काम करेगा, घटना आपने देख ली, फिर मस्तिष्क उस घटना का विश्लेषण करेगा भी अपने इस घटना के प्रति क्या रिएक्शन करनी है, फिर उसने उस घटना के प्रति रिएक्शन देंगे अपने। ठीक है, तो वो अपनी अनुक्रिया होगी।
तो दो चीजें होगी, उद्दीपन और अनुक्रिया। तो उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा ही अधिगम पूर्ण रूप से संपन्न होता है। अपने को पहले उद्दीपन मिलेगा, उद्दीपन मतलब अपने लिए कुछ वेदना होगी, वो अपने लिए उद्दीपन है। मान लो भी अपने किसी वस्तु को देखा, वो अपने लिए उद्दीपन है। या आपने कोई जो है आवाज सुनी तेज, वो अपने लिए उद्दीपन है। ठीक है, फिर अपने उस आवाज को सुन के या उस घटना को देख करके जो रिएक्शन करेंगे वो अपनी अनुक्रिया है। अब अपने उद्दीपन मिलेगा, फिर अपने अनुक्रिया करेंगे, तो अपने व्यवहार में परिवर्तन होगा। मतलब अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए उद्दीपन और अनुक्रिया का होना जरूरी है। उद्दीपन होगा, अनुक्रिया होगी, तो अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन होगा। ठीक है, अपने इसको यूं लिख सकते हैं कि पहले जो है अपने को उद्दीपन मिलेगा, उद्दीपन होगा। ठीक है, तो उसके प्रति अपने क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे, या अपनी जो रिएक्शन है वो होगी। ठीक है, और इनके दौरान अपने व्यवहार के अंदर क्या होगा, परिवर्तन होगा। व्यवहार में परिवर्तन। अब ये जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, इसको अपने दर्शाएंगे किस रूप में, अनुक्रिया के रूप में। उद्दीपन मिला, अपने व्यवहार में उस उद्दीपन के कारण परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को अपने अनुक्रिया के द्वारा दर्शा देंगे। तो उद्दीपन जो अपने को संवेदना मिलती है, और रेस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया जो अपने करते हैं उसको देख के। अब जैसे भोजन की गंध या कोई अपनी मिठाई देखते हैं, ठीक है, उसके कारण अपने मुंह में लार आती है, ये स्वाभाविक क्रिया जो है लार का आना, प्रतिवर्ती क्रिया, अपने इसको रोक नहीं सकते। तो कोई भी स्वादिष्ट भोजन देखते हैं, स्वादिष्ट भोजन की अपने कानों के अंदर स्मेल जाती है, गंध जाती है भोजन की। तो ये आपने कह लो रेडी पे लगे हुए समोसे देखते हैं बच्चा बहुत सारे, जब गर्मा गर्म समोसे, तो उसके कारण बच्चे के मुंह में लार आती है। तो जो गर्मा गर्म समोसे देखते हैं बच्चा रेडी के ऊपर लगे हुए, वो तो उसके लिए उद्दीपन है। अब उन गर्मा गर्म समोसों को देखने के बाद उसके मुंह में आती है लार, वो क्या है, उसकी अनुक्रिया है। अब लार आ रही है मुंह में, तो उसके व्यवहार में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा, देखो गर्मा गर्म समोसे लगे रेडी पे, मुंह में आ रही है लार, तो वो फिर रिएक्ट करेगा भी, या तो मैं इस अंकल से उधार ले लूँ समोसे एक दो, इसको वो पैसे कल दूंगा, जेब में पैसे नहीं है, या अपना दोस्त के साथ में उससे पैसे मांगेगा, मुझे समोसा खाना है, भूख लगी है, मुझे पैसे दे, मैं कल ला के दे दूंगा, मेरे जेब में पैसे नहीं है। तो बच्चे का व्यवहार क्या हुआ, चेंज हुआ, बदला कुछ क्षण के लिए, है ना। ये तो है अस्थायी परिवर्तन। अब अगर मान लो कि रोज की आदत पड़ जाए, भोजन की गंध के कारण मुंह में लार आना स्वाभाविक क्रिया बन जाए, मतलब डेली लार आती है, तो वो फिर अधिगम है। मतलब अगर लंबे समय तक स्थायी परिवर्तन हो जाए व्यवहार के अंदर, तो बच्चा रोज रोज वही काम करने लग जाए, तो वो जो है अधिगम कहलाता है। अब मान लो बच्चा गर्म वस्तु को हाथ लगाता है, गर्म वस्तु को जब बच्चा पहली बार हाथ लगाता है, तो बच्चे को पता नहीं होता ये वस्तु गर्म है, मेरा हाथ जल जाएगा। तो गर्म वस्तु में बच्चे ने हाथ लगाया, पहली बार उसका हाथ जल गया। अब गर्म वस्तु में हाथ लगाने से हाथ जला, बच्चे को दर्द जलन हुई, तो बच्चे को ये पता चल गया भी ये वस्तु गर्म है, इसको हाथ लगाने से जलन होती है, हाथ जल जाता है ना। तो अब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। कैसे, अगली बार वही वस्तु बच्चे के सामने रख दो, बच्चा गर्म वस्तु को हाथ लगाएगा क्या, बिल्कुल नहीं लगाएगा, उससे दूर से साइड से निकलेगा। बच्चे को पता है मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जलेगा, दर्द होगा। तो उद्दीपन क्या था, वो गर्म वस्तु थी, ठीक है। और अनुक्रिया रिस्पॉन्स क्या था बच्चे का, पहली बार उस पर हाथ लगाना, दूसरी बार उससे साइड से निकल जाना। ये बच्चे की अनुक्रिया थी, दो अनुक्रिया होगी, पहली बार हाथ लगाना, दूसरी बार साइड से निकल जाना। तो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। पहली बार बच्चे ने गर्म वस्तु में हाथ लगाया, दूसरी बार नहीं लगाया, इसका मतलब उसका व्यवहार बदल गया है, उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। उसने ये सीख लिया है कि गर्म वस्तु में हाथ लगाएंगे तो अपना हाथ जल जाएगा। तो ये है उद्दीपन अनुक्रिया। तो कहने का मतलब उद्दीपन मिले, अनुक्रिया हो, तो ही बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो है वो ही अधिगम कहलाता है। ये अधिगम का अर्थ आपको मैंने बताया। और अधिगम की परिभाषा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं दी है।
ठीक है। इनमें एक मुख्य परिभाषा है, स्किनर है एक वैज्ञानिक, तो स्किनर ने अधिगम की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। स्किनर, B.F. स्किनर कहते हैं इसको, स्किनर भी लिख दो चलेगा। तो स्किनर भी वैज्ञानिक है, इसने अधिगम की परिभाषा दी है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये स्किनर की परिभाषा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो ये स्किनर ने परिभाषा दी है अधिगम की। और इसके अलावा अपने बात करें तो वुडवर्थ एक वैज्ञानिक है, वुडवर्थ ने भी परिभाषा दी है लर्निंग की। ये कहता है कि किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार में अनुभवों को जो कुछ वो हो सकती है भिन्नता स्थापित करती है, सीखने के अंतर्गत मानी जाती है। तो ये वुडवर्थ ने परिभाषा दी है। इसके अलावा गिलफोर्ड ने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना, मतलब अपना कोई पहले वाला बिहेव है, उस बिहेव के कारण अपने बिहेव के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तो वो भी एक प्रकार से सीखना ही है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन भी सीखना ही कहलाता है। ये अधिगम की परिभाषा है। तो अपने बाकी जो है इसके अंदर आगे कल करेंगे, आज अपने इतना ही करना है। एक तो अधिगम का अर्थ आपको बता दिया, अधिगम की परिभाषा बता दी, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है वीडियो को, और अधिगम का अर्थ परिभाषा समझ लेनी है ताकि आपको आगे चलने में दिक्कत ना हो। कल अपने अधिगम की प्रकृति पढ़ेंगे कि नेचर कैसी होती है, सीखने की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। फिर अधिगम के अपने जो सिद्धांत पढ़ेंगे इसके अंदर, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। अधिगम या लर्निंग का मेन मकसद ये है कि सीखना या और सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना, तो वो अधिगम कहलाता है। अगर कोई नई चीज़ सीखी है अपने या किसी ने भी या बच्चे ने, और नई चीज़ सीखने के कारण उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, व्यवहार बदल गया है, तो इसका मतलब वो अधिगम की प्रक्रिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अपने कल करेंगे। इसको आप अच्छे से देख लेना। अगर आपको कोई दिक्कत लगे, आवाज़ से संबंधित कोई समस्या लगे, पिक्चर साफ ना दिख रही हो, ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिख रहा है या आवाज़ साफ नहीं आ रही है, कोई भी समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी अपने कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।